हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। अब ये जो बड़े घर की बेटी है, इसके जो लेखक हैं उन्हीं का नाम बस काफ़ी है, और ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक वही रहे हैं। और इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि जब आप क्लास 11-12 में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी इनके द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। मुझे उसका नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन इनकी लिखी हुई कहानी आपके 11-12 में भी है। तो इनकी जो कहानियाँ थी वो इतनी अच्छी होती थी कि हर एक, आप कोई भी बोर्ड के बारे में बात क्यों ना करें, अगर वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट होगा तो आपने वहाँ पे ज़रूर ये तो होगा ही कि वहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कोई कहानी हो। ठीक है, तो आज हम उनकी जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे साहित्य सागर का पाठ है, और उसका नाम है बड़े घर की बेटी। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, इतनी पुरानी है कि मेरे मम्मी पापा ने भी, जब वो क्लास 11-12 में थे, तो उन लोगों ने भी ये चीज़ें, मतलब ये जो चैप्टर है वो उन लोगों ने भी पढ़ी हुई है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, यस, तो ये उन लोगों ने भी उस टाइम पे पढ़ी हुई है। तो ये इतना पुराना स्टोरी है। ठीक है, अब ये स्टोरी क्या है ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन स्टोरी को जानने से पहले हम इसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है, स्टोरी में सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बाकी का समझ जाइएगा। बेनी माधव सिंह जो है वो सबसे पहले कैरेक्टर है, याद रखिएगा, मेन कैरेक्टर वो नहीं है। बेनी माधव सिंह सबसे पहले उन्हीं के बारे में हमें इंट्रोडक्शन मिलता है। अब बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था श्रीकंठ एंड एक का नाम था लाल बिहारी। ठीक है, उनके दो बेटे थे, एक का नाम श्रीकंठ और एक का नाम लाल बिहारी। अब ये जो श्रीकंठ थे, इसकी एक पत्नी थी जो हमारे इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है, एंड उसका नाम था आनंदी। श्रीकंठ की पत्नी का नाम आनंदी था, एंड वो है हमारे इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर। एंड आनंदी के जो पिता थे उनका नाम था भूप सिंह। ओके, ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि भूप सिंह के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका एक मेंशन आता है, बस स्टोरी के पहले 2 पेजेस में बस एक मेंशन वहाँ पे, उनका कोई इसमें रोल नहीं है, वो बस एक साइड नाम यहाँ पे बोल दिया गया है। ठीक है, तो मेनली हमारे 4 कैरेक्टर्स ही हैं, जिसमें बेनी माधव सिंह हैं, फिर श्रीकंठ हैं, फिर लाल बिहारी है, और श्रीकंठ की पत्नी आनंदी है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ये किसके बारे में है, होता क्या है कि ये पहली बात तो ये एक गांव घर की कहानी है। तो गांव घर में क्या होता था कि जो घर का बड़ा बेटा होता था वो बाहर में किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था, और उसकी पत्नी जो है वो घर पे रहती थी, वो अपने सास के साथ, सास ससुर के साथ, देवर के साथ रहती थी। तो वही यहाँ पे है कि श्रीकंठ जो है वो बाहर में रहते हैं, एंड उनकी पत्नी जो है आनंदी वो घर पे रहती है। अब आनंदी और लाल बिहारी जो है उनके बीच में एक बार झगड़ा हो जाता है खाने को लेकर। जो घर में जो थोड़े बहुत ये होते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो झगड़ा होता रहता है, वैसा ही एक झगड़ा इन दोनों के बीच में होता है, जिसकी वजह से श्रीकंठ और लाल बिहारी में ये मतलब दुश्मनी टाइप की हो जाती है। झगड़ा होता लाल बिहारी और आनंदी के बीच में है, लेकिन लाल बिहारी और श्रीकंठ के बीच में इसका इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। तो अंत में क्या होता है कि जब आनंदी को ये लगता है कि लाल बिहारी और उसका झगड़ा जो है वो पूरे घर को खा जाएगा, तो वो इस झगड़े को रोक लेती है। ठीक है, तो यही इसका मेन
ये है। सबसे पहला जो उसका प्लॉट है वहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन बोला गया है स्टोरी के बारे में, कि स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद हमारा इसमें मेन इंसिडेंट जो है वो आता है, एंड वो मेन इंसिडेंट क्या था कि आनंदी और लाल बिहारी के बीच में जो झगड़ा होता है। फिर इसके बाद इस मेन इंसिडेंट का क्या इफेक्ट होता है श्रीकंठ और बाकी परिवार के ऊपर वो। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन में अगर सबसे पहली बात की जाए तो कंक्लूजन में क्या होता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में सब कुछ एकदम से एकदम से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यही स्टोरी का मेन है। अब आइए स्टोरी को लाइन टू लाइन देखते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उसके पितामह किसी समय बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक ना थी। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बेनी माधव सिंह के बारे में बताया जा रहा है, और हमें यह बताया जा रहा है कि बेनी माधव सिंह के जो पितामह थे, पितामह का मतलब क्या होता है? पितामह का मतलब होता है दादा, ग्रैंडफादर। तो बेनी माधव सिंह के जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही धनी आदमी थे। उस समय उसके घर में बहुत पैसे होते थे, बहुत धन्य धान्य उसके घर में रहता था। लेकिन अब क्या था कि अब उसका पूरा उल्टा हो गया था। एक बार जो परिवार एकदम धन्य धान्य से संपन्न था, वही परिवार अब कंगाली देख रहा था। तो उसके जो दादा थे वो एक बहुत बड़े धनी आदमी थे, और उनके दादा ने ही गांव में जो तालाब और मंदिर था वह बनाया हुआ था। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं था। बेनी माधव सिंह अब उनकी जो भी अधिक संपत्ति थी वो वकीलों को भेंट हो चुकी थी। मतलब वो कोर्ट केसेस में फंस कर उनकी सारी संपत्ति भी ये हो गई थी, उनकी सारी संपत्ति भी चली गई थी, और उनकी जो वर्तमान आय, मतलब जो घर में पैसे थे वो भी नहीं थे। मतलब एक समय पे जब उनके दादा परदादा के टाइम पे बहुत सारा धन था, वो अब नहीं था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्री कंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन्हीं 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्मल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। अब सबसे पहले पैराग्राफ में तो हमें बेनी माधव सिंह के बारे में पता चल गया कि बेनी माधव सिंह कौन थे। बेनी माधव सिंह यहाँ पे गौरीपुर गांव के एक जमींदार थे, और उनके पास जो उनकी दादा परदादा की संपत्ति थी वह अब ना के मात्र थी। अब यहाँ पे उनके 2 बेटों के बारे में बताया जाता है। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्री कंठ सिंह और छोटे का नाम था लाल बिहारी। अब श्री कंठ सिंह जो थे वो बीए ग्रेजुएट थे, और गांव घर में पहले बीए ग्रेजुएट होना ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो श्री कंठ सिंह जो थे वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, और लाल बिहारी जो था वो गांव घर में जो हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का होता है वो उस टाइप का था। मोटी बुद्धि, वो उसी टाइप का आदमी था। और श्री कंठ जो थे वो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो उनकी जो बुद्धि थी वो भी पढ़े लिखे लोगों की जैसी थी। ठीक है, तो लाल बिहारी जो था वो एकदम से पहलवान टाइप का था। वो बहुत हट्टा कट्टा आदमी था, और उसका ये बात इसमें हमें समझ में आता है कि वह 2 भैंसों का दूध जो है, भैंस का जो 2 सेर ताज़ा दूध वो सुबह उठकर पी जाता था। 2 सेर का मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं कितना होता है, 2 लीटर के आसपास में होता होगा। तो वो सुबह सुबह उठकर 2 लीटर दूध भैंस का पी जाता था। मतलब ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि लाल बिहारी जो था वो एकदम हट्टा कट्टा पहलवान आदमी था, और श्रीकंठ जो थे वो एक पढ़े लिखे आदमी थे। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक कथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वे बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया
करते थे। दशहरे के दिन वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। अब यहाँ पे हमें श्रीकंठ के बारे में एक विशेषता बताई जा रही है कि देखिए, श्रीकंठ ने जो पढ़ाई की थी वो बीए की डिग्री थी, और बीए डिग्री जो है वो एक विदेशी डिग्री है। यहाँ तक कि हमारे भारत में जो भी डिग्रियाँ होती है वो लगभग में सभी 99% डिग्रियाँ जो है वो विदेशों से आई है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, जो कुछ भी है वो सब कुछ विदेशों से आया हुआ है। तो खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई विदेशी पढ़ाई करता है, विदेशी नियम के अनुसार पढ़ाई करता है, तो उसका जो दिमाग है वह भी वैसा ही हो जाता है। वह भी विदेशियों की तरह अपने जो पाश्चात्य मतलब जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसको वो अपना लेता है। इंडियन कल्चर पे वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। वो इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो इंडियन कल्चर के खिलाफ बातें करता है, मतलब सिंपली वेस्टर्न कल्चर का हो जाता है। लेकिन श्रीकंठ के साथ ये चीज़ नहीं थी। श्रीकंठ ने ऑल्दो विदेशी पढ़ाई की हुई थी, उसकी डिग्री जो थी वो एक विदेशी डिग्री थी, अंग्रेज़ी डिग्री थी, लेकिन फिर भी उसने अपने रूट्स जो होते हैं वो रूट्स नहीं छोड़े थे। उसे अब भी अपने जो उसके जो संस्कार, उसके जो भी सभ्यता था, जो उसका मेनली हम कह सकते हैं कि वो जिस भारतीय समाज से जो वो बिलोंग करता था वो उसको उसने अभी भी पकड़ कर रखा हुआ था। ठीक है, और यही नहीं, वो ये जो बल्कि वे बहुधा बड़े ज़ोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। मतलब एक तो वो अपने भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा मानता था, और इसके साथ साथ वो जो विदेशी समाज है उसको भी वह तिरस्कार, मतलब उसको भी वो क्रिटिसाइज किया करता था। और एक एग्जाम्पल देकर के बोला गया है कि जब गांव में दशहरा होता था तो उसमें भी वो रामलीला में सम्मिलित होता था, और स्वयं कोई ना कोई जो एक्टिंग है वो करता ही था। ठीक है, प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था, और भारतीय प्राचीन सभ्यता जो है वह हमेशा गुणगान किया करता था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। और सम्मिलित कुटुंब का मतलब होता है जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली को वो मानते थे बहुत ज़्यादा। आजकल स्त्रियों में कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपनी सास, ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके तो आए दिन के कलेह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अब देखिए, जो हम श्रीकंठ के बारे में जान ही चुके हैं कि श्रीकंठ जो है वो प्राचीन भारतीय सभ्यता के ऊपर में वो बहुत ज़्यादा उसको मानता था, वो हमेशा उसको फॉलो करता था। और इसके साथ एक बात बोली गई है कि आजकल भी आप देखते होंगे कि जो इतने सालों से जो पेट्रियार्की हो रही है उससे लोग अब अलग हो रहे हैं। बहुत जगहों पे ये देखा जाता है कि शादी के बाद जो दुल्हन है वो दूल्हे के घर नहीं जाती है, बल्कि दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर जाता है। तो ये चीज़ें आजकल हो रही है। तो इन चीज़ों का जो शुरुआत है वो आज से करीब वही जब फेमिनिस्ट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम की यह कहानी भी है। यही करीब 1930 और उसी के आसपास की वह कहानी है। तो उस समय एक लहर देश में गूंज रही थी जहाँ पे बहुत सारी स्त्रियाँ जो है वह यह जो प्राचीन काल से जो नियम चल रहा था कि सभी को एक में रहना है वो उन सबसे अलग होना चाहती थी। लेकिन श्रीकंठ जो है वो इस बात को बहुत विरोध करता था। जो स्त्रियाँ चाहती थी कि वह अपने परिवार से अलग होकर रहे, इस बात को वो बहुत ज़्यादा कटाक्ष करते थे। वो इस बात के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। और यही कारण था कि जो गांव की अन्य स्त्रियाँ थी वह उन्हें अपना दुश्मन मानती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत नोक झोंक होता ही है। और यह नोक झोंक सिर्फ बाकी के औरतों के साथ नहीं, उनकी
पत्नी के साथ भी यही नोकझोंक थी। उनकी पत्नी भी नहीं चाहती थी कि वह एक जॉइंट फैमिली में रहे। लेकिन लेखक यहाँ पे एक हमें एग्जाम्पल और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि यह इसलिए नहीं था कि उसे अपने जो सास ससुर होते हैं वो उसे पसंद नहीं थे। मतलब आनंदी के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि आनंदी भी नहीं रहना चाहती थी जॉइंट फैमिली में, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि वो अपने जो इन लॉज है वो इन लॉज से वह नफरत करती थी, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, बल्कि आनंदी यह मानती थी कि आजकल तो अगर देखिए जहाँ पे 4-5 बर्तन रहेंगे वहाँ पे आवाज़ होगा ही। तो बहुत लोग यह मानते हैं कि जब बर्तन आवाज़ कर रहा है तो अगर यह आवाज़ होना नहीं रुकता है, मतलब घर में जो क्लेश है वह अगर नहीं रुकता है, घर में झगड़ा होते ही रहता है, तो ऐसे झगड़े झपाट से दूर रहना ही अच्छा है। उस झगड़े में अपने आप को झोंक देना, उस झगड़े में अपने आप को ख़त्म कर देना, इससे अच्छा यही होगा कि आप अपनी रोटी जो है वो अलग पकाएं, मतलब आप अलग हो जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ आनंदी का मानना था, लेकिन श्रीकंठ जो थे वो इसको नहीं मानते थे, इसीलिए उन दोनों के बीच में भी नोकझोंक होता रहता था। अब आनंदी के बारे में बोला गया है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी, इसीलिए उसका नाम बड़े घर की बेटी बोला गया। वो एक बहुत धनवान परिवार से आती थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और रेन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी वहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उससे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को तो कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और ना यह स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ विवाह हो गया। अब यहाँ पे आनंदी के बारे में बोला गया है, जहाँ पे भूप सिंह के बारे में भी हमें थोड़ा बोला जाता है। अब आनंदी जो थी वो एक बहुत रिच फैमिली से आती थी। उसके यहाँ पे बहुत संपत्ति थी, एक हाथी था, बहुत बड़ा घर था, 3 विदेशी कुत्ते थे, तो बहुत कुछ उसके घर पे था। और उसके जो पिता थे वह, उसका नाम था भूप सिंह। अब भूप सिंह जो थे वो एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार। तालुकेदार क्या होता है? तालुकेदार का मतलब होता है बड़ा जमींदार। तो एक छोटी सी रियासत का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रिटिश टाइम में क्या था कि आजकल जैसे हमारे इंडिया में है कि जो पूरा कंट्री है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो पूरा कंट्री है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या था कि 2 टाइप से डिवीजन होता था। एक जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थे एंड एक जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स है उन्हें ही रियासत बोला जाता है। मतलब वो जगह जो कि ब्रिटिश के अंदर में नहीं थे उन जगहों को रियासत बोला जाता था। तो उसके तो जो भूप सिंह थे वो उसी एक रियासत में ज़मींदार थे। मतलब सिंपली आप समझ के रखिए कि अंग्रेज़ के टाइम पे अगर कोई ज़मींदार होगा तो उसके पास कितनी संपत्ति होगी। तो यही कारण था कि उसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन उनके पास एक भी लड़का नहीं था। उनकी सिर्फ बेटियां ही थी और आनंदी जो थी वो उनकी चौथी और सबसे छोटी बेटी थी। और आनंदी अपनी सभी बहनों में सबसे सुंदर और सबसे गुणवान थी, और यह कारण था कि उसके माता पिता भी उसे अधिक प्रेम करते थे। तो अब गांव घर में जो पहले, आजकल तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले माँ बाप को हमेशा यही टेंशन रहती थी कि हमारे बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा पहले के जो गांव में जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर में सोचते थे। तो उन्हें भी अपने आनंदी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा था कि इसकी शादी कब होगी। और वह यह भी नहीं चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े। मतलब वह यह भी नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा दहेज देना हो, उसके कारण मेरी बेटी का मतलब
बहुत ज़्यादा दहेज के साथ भी वो शादी नहीं करना चाहते थे, और वह ऐसा भी नहीं करना चाहते थे कि उसकी बेटी को ये लगे कि मेरी जो मतलब मैं अब अभागिन हूँ इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे पिता मुझे इसलिए विवाह नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अभागिन हूँ, मेरे पास भाग्य ही नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे, मतलब वो शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आनंदी की शादी कैसे होगी। तो एक दिन क्या होता है कि श्रीकंठ जो है वो उसके घर पे, भूप सिंह के घर पर जाता है किसी पूजा पाठ का चंदा मांगने के लिए। तो उसी टाइम पे दोनों की मुलाकात होती है और भूप सिंह को श्रीकंठ बहुत पसंद आते हैं और फिर शादी हो ही जाता है। अब देख, कोई भी तो शादी कर ही लेगा, जब सामने से ऑफर आ रहा है, जब एक अमीर बाप अपनी बेटी की शादी करवा रहा है तो कौन लड़का होगा जो कि मना करेगा। तो अंत में दोनों की शादी हो जाती है। फिर आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ा का कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ जहाँ पर वो सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक ना थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। वह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति में ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के समान कभी देखे ही ना थे। अब आनंदी अपने बचपन से ही उतनी ठाट बाट में वो रही थी। अब जब वो अपने ससुराल आती है और यहाँ पे उसे ऐसा एक सिंपल सा घर दिखाई देता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा से रईसी में रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो उसके घर पे हाथी घोड़े थे, लेकिन यहाँ पे तो हाथी घोड़ा तो छोड़ो, एक सजी हुई बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर भी वो लाई थी, मतलब स्लीपर मतलब होता है जो मतलब जिसको कह सकते हैं आप एक्सपेंसिव, जो स्लीपर मतलब चप्पल होता है। तो पहले लोग चप्पल उतना नहीं पहनते थे, पहले लोग खड़ाऊ पहनते थे। तो वो स्लीपर लाई थी कि यहाँ पे अगर ज़मीन होगा तो वहाँ पे तो मैं वहाँ पे वॉक करूँगी, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं था। मतलब वो इस बात को लेकर थोड़ी दिन तो दुखी हो गई कि यहाँ पे कहाँ आ गई हूँ मैं, लेकिन बाद में वो एडजस्ट कर ली। ठीक है, अब हमारा मेन आता है। यहाँ तक था हमारा इंट्रोडक्शन का पोर्शन। अब यहाँ से जो मेन इंसिडेंट है वो स्टार्ट होता है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह दो चिड़ियाँ लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, जो उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे मेन इंसिडेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि एक दिन लाल बिहारी क्या करता है कि दो चिड़ियाँ, मतलब कोई चिकन होगा, वो दो मुर्गी लाता है और अपनी भाभी को बोलता है कि इसे पका दो, मुझे भूख लगी है। अब आनंदी ने पहले से ही खाना बना करके रखा हुआ था, लेकिन वह फिर से वही मांस बनाने लग जाती है। अब आनंदी तो एक बहुत बड़े घर में रही थी, तो वो क्या जाने कि ये जो छोटे घर के जो लोग होते हैं वो कितनी कंजूसी करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा घी था, वह बड़े घर की बेटी थी, उसके यहाँ तो इतना घी तो रोज़ ही इस्तेमाल होता होगा, तो उसने मांस बनाने में सारा घी डाल दिया। अब जब लाल बिहारी खाने बैठा तो उसे सिर्फ मांस में घी दिखाई दिया, दाल में घी था ही नहीं। तो उसी पे वो अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी तुमने दाल में घी क्यों नहीं दिया। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में फड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी लाया था, इतनी जल्दी उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। अब यहाँ पे आनंदी पूछती है कि घी तो सब मैंने मांस में डाल दिया। अब उस पर लाल बिहारी चौंक जाता है कि सारा घी तुमने मांस में डाल दिया, मैं परसों ही तो घी लाया था, इतनी जल्दी सब खत्म हो गया। तो उसी पे आनंदी कहती है कि थोड़ा सा घी बाकी था, वो मैंने डाल दिया। अब लाल बिहारी एक मोटा बुद्धि का आदमी था और इस टाइप के आदमी बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। तो आनंदी ने जब उसे रिप्लाई दे दिया तो उस पर उसकी माथा सनक गया उसका। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर
थिनक जाता है। लाल बिहारी को भावच की यह ढिठाई बहुत ही बुरी मालूम हुई। थिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो। अब इस पे जो है लाल बिहारी गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैके में तो जैसे घी की नदियां बहती होंगी। स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर उसके मैके की कोई निंदा करे वह उसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाय कहार खा जाते हैं। अब यहाँ पे आनंदी भी, क्योंकि वह भी थोड़ी सी फुचफुचाहट वाली लड़की थी, वह भी शांत नहीं रहती थी, तो उस पर आनंदी भी ये बोल देती है, क्योंकि एक स्त्री जो है आप उसे कुछ भी बोल लीजिए वह सह लेगी, लेकिन आप मैके के बारे में बोल दीजिए, शी विल नॉट टॉलरेट। तो वही चीज़ आनंदी के साथ हुआ। जब आनंदी को उसके मैके के बारे में बोला गया तो उस पर वो गुस्सा जाती है। उसी पर वो कहती है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। मतलब यह कहती है कि मेरे यहाँ तो नौकर चाकर इतना घी खाते हैं रोज। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर फटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूँ। अब लाल बिहारी भी गुस्सा जाता है, तो बोलते कि मन करता है तुम्हारा जीभ खींच लूँ। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब आनंदी लाल बिहारी से बोलती है कि अगर तुम्हारे भाई होते तो तुम्हें मजा चखा देते आज। अब अनपढ़ उज्जर लाल बिहारी से ना रहा गया, खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अब लाल बिहारी तो अनपढ़ था, वो मोटी बुद्धि का आदमी था, तो वह क्या जाने, एकदम से थिमथिमा गया और गुस्से में जाकर वही जो खड़ाऊं, मतलब जो लकड़ी का जो स्लीपर होता है, वह उसने आनंदी के ऊपर में फेंक दिया। और वह उसे धमकी देकर कहता है कि जिसके गुमान पर फूल रही हो, मतलब तुम जो अपने पति का ये रट लगाई हुई हो तो आने दो उसे भी मैं देख लूँगा और तुम्हें भी। मतलब वो दोनों को धमकी दे देता है। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफ़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। अब आनंदी ने जब खड़ाऊं को रोका तो उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई, सिर्फ उसकी उंगली में लग गई। अब इसी पे वो एकदम क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखा पाई और एकदम से वह घर में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड होता है, मतलब स्त्री का जो बल होता है और पुरुषत्व का घमंड होता है। मतलब स्त्री का सबसे बड़ा चीज़ उसका बल है और पुरुषत्व का घमंड है। वो आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, स्त्री का बल और पुरुषत्व का घमंड। यहाँ पे कुछ ये है, देखिए, जितना ज़्यादा कोई नारी स्ट्रांग होती है उतना ज़्यादा किसी पुरुष को इस बात पे गुस्सा आता है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। अब आनंदी कर भी क्या सकती थी, वो तो नहीं जा सकती थी उसे मारपीट करने। श्री कंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कौप भर में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्री कंठ की बात देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियम अनुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे आनंदी जो है वो श्रीकंठ का रास्ता देख रही थी। अब श्रीकंठ जो है वो मंडे से फ्राइडे तक वो
बाहर में काम करते थे और सैटरडे को वो घर आते थे, और घर भी जब वो आते थे तो वही आसपास की दुनियादारी में उनका टाइम लग जाता था। घर आते थे तो आसपास के जो लोग होते थे वो घेर कर, जो गांव घर में लोगों की बातचीत करने की आदत होती है, बकैती करने की आदत होती है, तो उसी बकैती में वह लग जाते थे। तो सेम चीज़ उस सैटरडे को भी हुआ जिस दिन वो आए थे। अब आनंदी एकदम से उसका इंतज़ार करती रही, और इंतज़ार करना आनंदी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे जब श्रीकंठ फाइनली अपने उस रूम में जा रहे होते हैं तो बाहर में लाल बिहारी उनसे मिलता है और कहता है कि भैया आप भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत क्या करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ये रूम के बाहर नहीं होता है, ये वो जो कॉमन एरिया होता है घर में, जिसको आप हॉल कहते हैं, आजकल उसे हॉल कहा जाता है, गांव घर में उसे दलान कहा जाता था। तो दलान में जो लोग हैं वो मिल रहे थे, और वहीं पे जो लाल बिहारी है वह श्रीकंठ को कहता है कि आप भाभी से बोल दीजिएगा कि बस हम हल कर रहे हैं। इसी पर बेनी माधव सिंह भी लाल बिहारी का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? अब लाल बिहारी भी बोलते हैं, अगर वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई भिखमंगे आदमी नहीं हैं। और इसी पे श्रीकंठ पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। लाल बिहारी को जब श्रीकंठ पूछते हैं कि हुआ क्या यह तो बताओ, तो उसी पर बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही फालतू में मेरे से उलझने आ गई थी, मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी, ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? अब जब श्रीकंठ रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो माहौल है वो गर्म था, ये हजरत भी कुछ तीखे थे का मतलब है कि वहाँ पे भी आनंदी जो थी वो थोड़ी सी गुस्साई हुई थी। तो आनंदी भी एकदम गुस्सा कर पूछती कि चित्त तो प्रसन्न है ना, मतलब खा पी लिया तुमने? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा था? अब जब आनंदी उसे पूछती कि तुम खुश तो हो ना, मतलब चित्त प्रसन्न होने का मतलब होता है कि कलेजे को शांति और भी इसका एक मतलब होता है कि तुमने खा पी तो लिया। चित्त का मतलब होता है खाने की इच्छा, चित्त का मतलब होता है, मतलब सिंपली आप कह सकते हैं, चित्त को मैं कैसे समझाऊं यहाँ पे, चित्त का मतलब होता है कि चित्त का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि तुम खुश तो होना, मतलब तसल्ली हो जाना कि हो गई तुमको तसल्ली, सब कुछ हो गया, सारी बातचीत हो गई। तो उसी पे श्रीकंठ बोलते हैं, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल यह घर में क्या मचा रखा है? आनंदी की त्योरी चढ़ गई, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। अब जब आनंदी श्रीकंठ के मुंह से सुनती है कि जब श्रीकंठ यह बोलते कि तुमने क्या घर में ये उपद्रव मचा रखा था, तो वो समझ जाती है कि लाल बिहारी ने श्रीकंठ को उसके खिलाफ भड़काया है। उसी पे वो लाल बिहारी से कहती है कि जिसने तुम्हारे साथ ये आग लगाई हुई है, जिसने तुम्हें भड़काया है, अगर वो मुझे मिले तो मैं उसका मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। अब उन्हें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर नहीं तो एक कवाड़ा छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शौर नहीं। शौर का मतलब होता है लियाकत, मतलब लायक, मुझे खड़ाऊ से मारकर योरता। अब यहाँ पे सब कुछ इनडायरेक्टली बात होता रहता है। आनंदी भी कहती है कि क्या कहूँ, मेरा तो भाग्य ही खराब है, नहीं तो एक गवार लड़का जिसको कोई चपरासी का भी नौकरी ना दे, वह मुझे खड़ाऊ ऐसे ही नहीं मार देता। मतलब वो ये कहती कि मेरा किस्मत बहुत ख़राब है कि लाल बिहारी के जैसा एक अनपढ़ गवार लड़का वह मुझे खड़ाऊ मारकर चला गया। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। अब वो और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे थे, तो वो पूछते कि ठीक से बताओ, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाँव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है?
बस इसी पर वह मेरे मैके को भी भला बुरा कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वहाँ इतनी घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यासी ने मुझ पर खड़ाऊँ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। अब आनंदी सब कुछ बोल देती है कि लाल बिहारी जो है वो मांस लाया था। मांस को पकाते वक्त आनंदी ने सारा मांस उसमें, सारा जो घी है वो उसमें डाल दिया। अब जब खाने का टाइम आया तो लाल बिहारी पूछने लगा कि यह क्या है। तो उसी पे दोनों के बीच में झगड़ा हो गई। तो ये बात उसे पता चल गई श्रीकंठ को। अब श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले यहाँ तक हो गई उस छोकरे की साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। और जब श्रीकंठ ने भी यह बात सुनी तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह यहाँ पे बोलने लगे कि यहाँ तक हिम्मत हो गया उसका। और देखिए ये बात अब बहुत लोगों को अजीब लग सकती है या फिर बहुत लड़कियों को खास खराब लग सकती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने ये बात कही है कि जो औरत के जो आंसू होते, औरत का जो आंसू होता है ना, वो भले ही पानी हो लेकिन वह पुरुष का जो अग्नि होता है, पुरुष का क्रोध अग्नि, उसमें औरत का आंसू घी का तरह काम करता है। तो वही यहाँ पे हुआ। जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखा श्रीकंठ ने तो घी में आग पड़ गया और इस बात पे वो और ज़्यादा गुस्सा आ गए। लेकिन रात हो चुकी थी, सब सोने के लिए चले गए थे, तो अब तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो भी रात भर एकदम बेचैन रहे। वह भी चाहते थे कि कब जाकर वह यह बात घर वालों के साथ कहे। उन्हें भी रात में ठीक से नींद नहीं आई। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तो वह जाकर अपने बाप से कह देते हैं कि दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा, मतलब मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। यह बात जाकर वो अपने पिता बेनी माधव सिंह को कहते हैं। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितने ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ही वह बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। अब ये बात जब कोई बेटा अपने बाप को जाकर बोलता है कि हम इस घर में नहीं रह सकते हैं, तो ये बात होता है घर को तोड़ने वाली बात। तो सेम इस बात पर श्रीकंठ ने कितने ही लोगों को एक बार अपने हाथों आड़े हाथों लिया था। मतलब उसके दोस्तों ने भी कभी जाकर अपने माँ बाप से यह बात की थी कि हम अब अपने घर में नहीं रहेंगे। तो इस बात से गुस्सा कर श्रीकंठ ने भी अपने यहाँ तक कि दोस्तों को डांट दिया था कि वो ऐसी बात जाकर अपने बाप से कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए कि आज खुद उन्हें ऐसी बात जाकर अपने बाप से करने को ज़रूरत पड़ रही है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मेरे मुंह में और मैं मुंह ना खोलूँ। अब यहाँ पे वो श्रीकंठ बोल देते हैं कि मैं इसलिए घर छोड़ के जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा, मुझे भी अपनी सम्मान का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब सिर्फ अन्याय और हठ का प्रयोग होता है। जिनको बड़ों का आदर करना चाहिए वे उनसे चिढ़ते रहते हैं। मतलब यहाँ पे वो लाल बिहारी के बारे में बोलता रहता है कि लाल बिहारी को भाभी का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन वह भाभी से चिढ़ रहा था। मैं तो दूसरों का नौकर हूँ, मैं तो हमेशा बाहर में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे यहाँ पे स्त्रियों पर यानी कि मेरी पत्नी पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। अगर कड़ी बातचीत सिर्फ होती, बातों में अगर झगड़ा होता तो मैं सह भी लेता, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं सह सकेगा कि यहाँ पे लात घूसे पड़े
और मैं मुंह ना खोलूं, मतलब मारपीट तक बात आ जाए और मैं तब भी मुंह ना खोलूं, ये चीज़ मैं नहीं सह सकता। अब बेनी माधव सिंह को जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उन्हें उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। अब बेनी माधव सिंह उल्टा उसे ही ज्ञान देने लग जाते हैं कि तुम स्त्रियों को इतना सीरियसली क्यों लेते हो। उनका तो काम ही है कि वह अपने आंसुओं से परिवार का नाश कर देती है। तुम स्त्रियों को, तुम अपनी पत्नी को इतना सिर पे मत चढ़ाओ। मतलब वो उल्टा उसे ही ज्ञान देने लग जाते हैं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री का मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब यहाँ पे श्रीकंठ भी बोलता है कि यह बात तो मैं भी जानता हूँ कि स्त्रियाँ जो है वह घर का नाश कर देती है। स्त्रियाँ जो है वह घर का नाश कर देती है, यह बात तो मैं भी जानता हूँ। मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो कि मैं इन बातों को ना मानूँ। लेकिन जिस स्त्री का मैंने उसके मान प्रतिष्ठा का रक्षा करने के लिए मैंने भगवान के दरबार में उत्तरदाता, मतलब यहाँ पे शादी के बारे में बोला जा रहा है कि मैंने शादी में जिस स्त्री की रक्षा करने का वचन दिया हुआ है, उसके प्रति अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो यह असह्य है, यह मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता हूँ। आप तो बस यही मान के चलिए कि मैंने लाल बिहारी को अब तक कोई सज़ा नहीं दिया है। अब बेनी माधव सिंह भी गरमा जाते हैं ऐसी बात सुनकर। ऐसी बातें और वह ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब वो कुछ कह ही रहे थे कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, अगर उसे कभी गलती हो जाती है तो उसके कान पकड़ो। लेकिन अब उससे पहले कि वो कुछ कहते, श्रीकंठ भी बोल पड़ता है, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। अब यहाँ पर श्रीकंठ बोल देता है कि मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूँ। तो उसी पे बेनी माधव सिंह कहते हैं, क्यों, स्त्री के पीछे? तो वो कहते हैं, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। मतलब वो जो इस टाइप से उसने किया है, इस कारण मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने को बहाने वहां आकर बैठ गया। अब दोनों कुछ देर तक शांत रहे। बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ दोनों ही कुछ देर तक शांत रहे। और ठाकुर साहब यानी कि बेनी माधव सिंह चाहते थे कि वहाँ पे वो अपने बेटे को शांत करा ले, मतलब वो श्रीकंठ को शांत भी कराना चाहते थे, लेकिन वह यह भी नहीं मानने को तैयार थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलती की है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो कि गांव घर में होता है, ये गांव घर में लोगों को फालतू का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी के घर में झगड़ा वगैरह हो रहा होगा तो बस अपना सब कुछ उठाकर वहीं पे चले जाते हैं। गांव के लोगों को झगड़ा देखने में बहुत उत्साह आता है। तो वही वहाँ पे हुआ कि जब बाकी गांव के लोगों ने सुना कि आज बेटे बाप में झगड़ा हो रहा है तो बस वहाँ पे निकल गए, कोई अपना हिसाब मांगने, तो कोई हुक्का पीने, तो कोई ऐसे ही बातचीत करने, जिसको जो बहाना समझ में आया उसी बहाने वो उनके घर पे चला गया। और कुछ लोग यह थे, देखिए बेनी माधव सिंह भले ही बहुत ज़्यादा गरीब हों, लेकिन ऐसा नहीं था कि तो उनके मतलब लोग सम्मान नहीं करते थे। आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में ज्ञान होगा तो लोग फिर भी आपका सम्मान करेंगे। तो वह गरीब होकर भी उनमें ज्ञान बहुत ज़्यादा था, यही कारण था कि वह अपने परिवार को इतने अच्छे से संभाल रहे थे। तो उनका परिवार इतना अच्छे तरीके से चल रहा है, यह बात भी लोगों को पसंद नहीं थी। तो जो लोग जलते थे कि इनका परिवार इतना अच्छा क्यों है,
आज उनको भी सुनहरा अवसर मिल गया, तो वो लोग भी सब कुछ वहाँ पे लेके आ गए। अब जब यह देख रहे हैं, बेनी माधव सिंह यह देखते हैं कि बात इतनी सी बढ़ गई है कि अब दूसरों तक यह बात पहुँच गई है, तो वह इस बात का संज्ञान लेते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्द में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। अब बेनी माधव सिंह जब देखते हैं कि आसपास के लोग भी वहाँ पे मज़ा उठाने के लिए आ जाते हैं, तो वह भी इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि घर की बात बाहर तक ना पहुँचे। तो उसी पे वह बोलते हैं कि वह मतलब अपने इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, मैं भी मान रहा हूँ कि लड़के से गलती हो गई, लेकिन अब हो गई तो होगी, क्या किया जा सकता है। लेकिन यह बात कि पिता अब झगड़े को संभाल रहे हैं ताकि बाहर के लोगों तक ये बात ना पहुँचे, यह श्रीकंठ के समझ में नहीं आई। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। अब बेनी माधव सिंह इशारों ही इशारों में श्रीकंठ को बोल रहे थे कि ठीक है, झगड़ा करना ही है तो अपने में करेंगे, बाहर के लोगों के साथ नहीं, बाहर के लोगों को नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब यह दिखाई लेकिन यह बात श्रीकंठ को समझ में नहीं आई कि पिता किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो उसी पे वह फिर से गुस्सा होकर बोल देता है कि मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा। वो उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। अब वो फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उससे जो कुछ भी गलती हो गई हो तुम उसे क्षमा करो, तुम उसे भूल जाओ। लेकिन श्रीकंठ एकदम गुस्से में था, वह गुस्से में तिमतिमाया हुआ था, तो उसे वह समझ में नहीं आया। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा, या यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए, जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरी अंतिम निश्चय है। अब यहाँ पे श्रीकंठ और ज़्यादा गुस्सा जाता है। वह बोलता है कि मैं अपने भाई की इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता हूँ। अब या तो वह इस घर में रहेगा या तो मैं रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ तो मुझे रहने दीजिए, और नहीं आप चाहते हैं कि लाल बिहारी रहे तो उसे रहने दीजिए। अब लाल बिहारी यह सब सुन रहा था। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वो लिहाज न करता था कि जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उससे घुड़का तक ना था। जब वो इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से देवरे जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। अब यहाँ पे लाल बिहारी जो है वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। अब यहाँ पे लाल बिहारी और श्रीकंठ का जो रिलेशन है उसके बारे में बोला जाता है कि लाल बिहारी और श्रीकंठ दोनों के बीच में अच्छा खासा प्रेम था। ऐसा नहीं था कि दोनों हमेशा से झगड़ालू थे इसलिए आज भी झगड़ा हो गया, लेकिन जो नियति में लिखा रहता है वही होता है। तो यहाँ पे उन दोनों के रिलेशन के बारे में यह बोला गया है कि लाल बिहारी जो है वो अपने पिता का भी उतना सम्मान नहीं करता था जितना सम्मान वो अपने भाई का करता था। इतना सम्मान वो अपने भाई को भी ज़्यादा मानता था और भाई का भी उतना ही स्नेह था। उन्होंने भी उसे कभी डांटा नहीं था, वह भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी
हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने यह उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। अब लाल बिहारी भी एकदम से इस बात को देखकर ये हो गया था, सुन्न हो गया था। बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई उसे। वह भी फूट फूट कर रोने लगा इस बात को लेकर। और वह तो यही सोच रहा था कि जब उसके भाई आएंगे तो उसे कोने में ले जाकर समझा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझ सके कि वह रो रहा था। उसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला। अब लाल बिहारी भी एकदम उदास हो गया। वह भी अब पछता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, और वह यही सोच रहा था कि भैया ने जो यह किया वह गलत किया। अगर वह उसे नाराज ही थे तो वह अगर कोने में बुलाकर उसे समझा देते, उसे यहाँ तक कि 2-4 थप्पड़ ही मार देते तो उससे भी हो जाता। लेकिन उन्होंने जो इतना बड़ा जो रायता यहाँ पे फैल गया था, वह अब लाल बिहारी को भी बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। और लाल बिहारी भी रोने लग जाता है। लेकिन वही जो कहते हैं कि पहलवान की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते हैं, तो इसी बात पर वह रोता तो है लेकिन आंखें पोंछकर वह आनंदी के द्वार पर आ जाता है। मतलब वो आनंदी के पास आकर बोल देता है कि भैया भाभी ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। अब लाल बिहारी को भी इस बात के लिए ये हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। तो उसने भी आनंदी को बोला कि भैया तो अब मुझसे नफरत करते हैं, वह तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते हैं। तो मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ़ करना। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। मतलब वह भी अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। लाल बिहारी भी इतना उसने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। अब जब लाल बिहारी इतना कुछ कर रहा था तो आनंदी भी उसी टाइम पे वहाँ पे आ जाती है। और श्रीकंठ भी जो है, और जब उसे वह देखते हैं, श्रीकंठ जब लाल बिहारी को देखते हैं तो वह उससे आंखें फेर कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आनंदी के ऊपर में इसका क्या इफेक्ट होता है। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ना ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इतने गरम क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो वह उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। अब जब आनंदी ने यह बातें सुनी तो वह भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि उसे भी अब लग रहा था कि शायद उसने बोलकर गलती कर दी। दोनों के भाई में झगड़ा, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया। यह बात उसे लग रहा था कि उसकी वजह से हुआ है। तो वह भी अब इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। उसका भी गुस्सा अब एकदम पिघल गया था, उसका भी गुस्सा चला गया था। और अब वह भी रोने लग गई थी कि शायद उसके कारण ही दोनों भाइयों के बीच में क्लेश हो गया था। अब यहाँ पे आनंदी जो है वह दोनों को मिलाने की कोशिश करती है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया? मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है।
ऐसा ना हो कि वह चल दे। अब इसी पे श्री कंठ जो है वो उनसे आनंदी कहती है कि अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसे अब अंदर बुला लो। तो उसी पे वो श्रीकंठ तो एकदम ये हो गए थे, वो तो एकदम से हो गए थे कि नहीं, मैं नहीं बुलाने वाला हूँ। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भैया भाभी से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। अब लाल बिहारी भी जब यह समझ जाता है कि भैया आप नहीं आने वाले हैं, भैया बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो वह भी अंतिम बार वह भाभी से कहता है कि भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। अब जब लाल बिहारी वहां से निकल रहा था तो आनंदी भी एकदम चाहती थी कि दोनों के बीच में मिलन हो जाए, तो वह भी बाहर निकलती है और जब वो लाल बिहारी को रोकती है तो लाल बिहारी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह भी रो रहा था। तो वह उससे कहती कि नहीं, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। अब दोनों के बीच में बातचीत होने लग जाती है। बोलती कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ मेरा मुंह भी कोई ना देखे, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अब उस पर आनंदी कहती, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। अब लाल बिहारी भी बोल देता कि जब तक भैया मुझे माफ़ नहीं कर देते हैं तब तक मैं इस घर में नहीं वापस नहीं आऊँगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अब श्रीकंठ का भी जो है वो दिल पिघल जाता है। वह भी बाहर आते हैं और भाई को गले लगा देते हैं। फिर दोनों भाई रोने लग जाते हैं और लाल बिहारी अंत में कहता है कि आज के बाद यह कभी मत कहिएगा कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। मतलब दोनों के बीच में प्रेम बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जो भी दंड आपको देना हो मैं वह स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, उल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। और श्रीकंठ भी उसे मनाते हुए कहते हैं कि अब इन बातों पर ध्यान मत दे, अगर भगवान की मर्जी रही तो ऐसा फिर से नहीं होगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। अब बेनी माधव सिंह ने भी जब देखा कि उनका परिवार अब एकदम से सिमट गया है तो वह भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और एक समय पे जब वो यह कह रहे थे कि बेटियां की जो औरतें होती है वो घर को बिगाड़ देती है, अब वही बेनी माधव सिंह यहाँ पे कह रहे थे कि बड़ी घर की बेटी ऐसी ही होती है कि अगर परिवार टूट रहा हो तो उस टूटे हुए परिवार को भी वह रोक लेती है। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। और जिसने भी यह बात सुनी उसने आनंदी को बहुत ज़्यादा सराहा कि बड़े घर की बेटी का मतलब यही होता है। तो अब हमें यह समझ में आ गया है कि क्यों इसका नाम बड़े घर की बेटी है, क्योंकि पहली बात तो यह, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आनंदी है और वो है ही बड़े घर की बेटी। फिर दूसरा है, बड़े घर का मतलब होता है एक ऐसा घर जहाँ पे संस्कार भी अच्छे हों। तो क्योंकि आनंदी ने पहले झगड़ा तो दोनों के बीच में हो गया, लेकिन उस झगड़े को सुलझाया भी और परिवार को एकत्र किया, तो ये जो चीज़ है ये कोई छोटे मोटे घर में, ये कोई अशिष्टाचार वाले घर में नहीं हो सकता है। तो ये कोई बड़े घर में ही हो सकता है जहाँ पे अच्छे संस्कार दिए जाते हों। तो क्योंकि आनंदी के पास ये संस्कार थे तो इसलिए उसे बड़े घर की बेटी, मतलब एक ऐसा घर जहाँ के लोग बड़े उदार होते हैं, जहाँ पे संस्कार नाम का वो होता है, जहाँ पे संस्कार एग्जिस्ट करता है, तो
उस कारण से यहाँ पे आनंदी को बड़े घर की बेटी बोला गया है। ठीक है, सो यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय, टेक केयर।